हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीजीएल मॉक फाइनल सीरीज 2025। आपके सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए जीएस में दोस्तों वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मोस्ट जो कह सकते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी टाइप हम कवर कर रहे हैं। अभी ये है चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हमने 7 चैप्टर कवर किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन दोस्तों हमारी बुक आती है पब्लिकेशन की, इसमें डेट भी इसमें लिखा हुआ है ऐसे कैसे कि ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था टायर 2 में फर्स्ट शिफ्ट में। वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 2020 के बाद पूछे गए हैं। यहाँ से आपका जो पैटर्न है दोस्तों एग्जाम का, वो तो आपको पता लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ आपका जो कंटेंट है, सिलेबस है जीएस का, वो भी रिवाइज होगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न है दोस्तों, वो तो आपको पता लगेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीजीएल मार्क फाइनल सीरीज का ये है चैप्टर नंबर 8, इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू बताना है इनमें से कौन सा है हमें। पहला कहता है सभी आइसोक्लाइन्स विस्तार पथ है, लेकिन सभी विस्तार पथ आइसोक्लाइन्स नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, आइसोक्लाइन वे रेखा या वक्र है जो आइसोक्वेंट मानचित्र पर या कह सकते हैं मानचित्र की समान सीमांत दर हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इससे होकर गुजरता है। और ध्यान रखेंगे विस्तार पथ भी एक क्या है, आइसोसाइक्लाइन है, जो सभी उपज सत्रों के लिए इनपुट से कम लागत वाले संयोजन को जोड़ता है। ये पहला जो कथन है ये गलत हो गया। ठीक है, पहले क्या ध्यान रखेंगे, गलत है। दूसरा कहता है अल्पकालिक उत्पादन कार्यों में आउटपुट को प्रभावित करने के लिए भूमि या पूंजी जैसे निश्चित इनपुट सहित सभी इनपुट को समायोजित करना शामिल है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि ध्यान रखेंगे, अल्पावधि उत्पादन कार्य की एक ऐसी अवधि को ये संदर्भित करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कुछ इनपुट कांस्टेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट है। थर्ड, स्टॉक संसाधन वे संसाधन है जिनका उपयोग उत्पादन की एक अवधि में नहीं किया जाता है, बल्कि बाद की अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, इसलिए ओनली 3 इज करेक्ट। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड केवल 3। यही बताना है कौन सा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी अधिनियम डैश कंपनियों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये है कंपनी अधिनियम 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दोस्तों 2020-21, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4, निजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना आपको इनमें से कौन सा है। 1991 के पूर्व की अवधि की तुलना में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद विनिवेश के मामलों में वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक है, ये जो है अपने आप में करेक्ट है, राइट है ये, ध्यान रखिए। बेहतर प्रदर्शन निजीकरण के लाभों में से एक है दोस्तों। ये भी क्या है, स्टेटमेंट अपने आप प्राइवेटाइजेशन के बारे में अपने आप में ठीक है, ध्यान रखना आपको। मारुति उद्योग लिमिटेड 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम था। ये भी दोस्तों ठीक है, किसमें आता था ये, सार्वजनिक क्षेत्र में। निजीकरण के बाद इसका मतलब गलती ये होगा फिर, निजीकरण के बाद निजी कंपनियों द्वारा एकाधिकार शक्ति के दोहन की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ध्यान रखिए, गलत है। यही इसने पूछा है, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, कुल श्रमिक बल का 54.6% डैश और उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है 2011 की भारतीय जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ये होगा, ध्यान रखना, कुल श्रमिक बल का 54.6% कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है 2011 की भारतीय जनसंख्या के अनुसार। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 15वें वित्त आयोग का गठन दोस्तों 11 नवंबर 2017 को किया गया था। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाएं प्रमुख डैश पर केंद्रित थी। ठीक है, ये किस पे केंद्रित थी ये आपको बताना है। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये केंद्रित थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, गरीबी में कमी।
क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो वास्तविक विकास दर थी, ये क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो विकास रेट थी, ग्रोथ रेट थी, ये थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 3.6%। कितनी थी? 3.6%। क्वेश्चन नंबर 9, पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। तो ये पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, ये है, ध्यान रखेंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। कौन सी है? पांचवी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, उद्योगों के प्रकार, कंपनी का नाम। ठीक है, उद्योगों के प्रकार दोस्तों, और कौन सी में आता है? कंपनी का नाम बताना, कौन से उद्योगों के प्रकार में आती है कौन सी कंपनी? पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, तो यहाँ पे इसमें आएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ध्यान रखेंगे आप, सार्वजनिक में आएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके बाद है निजी क्षेत्र में दोस्तों, इनमें से आएगी, ध्यान रखना आपको, निजी क्षेत्र में आएगी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, निजी में आएगी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्षेत्र में आएगी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन फोर, ठीक है ना, पहले का डी, दूसरे का ए, और तीसरे का सी। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे भारत की पंचवर्षीय योजना उनकी अवधि के साथ दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सी सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। पहला है दोस्तों, ठीक है, सही सुमेलित है वो आपको बताना है, ठीक है, कौन सा इनमें से सही सुमेलित है। पहला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दोस्तों इसकी जो अवधि थी 1956 से 57 और 60 से 61, ये अपने आप में ठीक है, ध्यान रखना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1960 से 61 और 65 से 66, ये भी तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1960 से 61, ये इसको कह सकते हैं 60 61 62 तक, ठीक है, 60 से 61 62 तक, और 65 से 66, ये भी अपने आप में ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका ध्यान रखेंगे, ये थी, इसका जो टाइम पीरियड था, ये था 1969 से 70 और 73 से 74, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन फोर, ए और बी दोनों क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1950 में घटी थी? इनमें से कौन सी घटना है दोस्तों जो 1950 में घटी थी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 15 मार्च 1950 में भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सेकंड, योजना आयोग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो इसका आएगा, दूसरी का आएगा, ध्यान रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह दोस्तों, ठीक है, तो इसमें आएगा, इसका जो टाइम देखो, दूसरी का टाइम पीरियड 56 से 61 था, मनमोहन सिंह के टाइम पे दोस्तों जो टाइम पीरियड था 2007 से 12, ये थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 11वीं। अब अटल बिहारी वाजपेयी इससे पहले वाली आएगी, ठीक है, इससे पहले कौन था? अटल बिहारी थे वाजपेयी, प्रधानमंत्री थे जो, ठीक है, तो इसका आएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। वैसे एक भी पता है आपको, मान लो पहले वाला भी पता है, तो सारे ऑप्शन एक ही से एलिमिनेट हो जा रहे हैं। पहले का ए है, तो किसी में भी ए नहीं है स्टार्टिंग में, ओनली बी में क्या है, ऑप्शन सेकंड में पहले का ए है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के प्रतिशत के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, राज्य और गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है, मैच करना है इसको। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहला क्या है? पहला है दोस्तों मिजोरम। क्या है? मिजोरम।
तो मिजोरम पहले का आएगा, ठीक है। इसका जो प्रतिशत है ये है 20.40%। कितना है? 20.40। नागालैंड का आएगा दोस्तों 18.88, ठीक है। उड़ीसा का 32.59। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो सारे करेक्ट मैच है, सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश से डैश तक थी दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी, ये थी, ध्यान रखना आपको, 12 से 17। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और ये क्या थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना भी थी, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका जो विषय था दोस्तों, तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदारीकरण को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है दोस्तों, लिबरलाइजेशन को? ठीक है, ये आपको बताना है। पहला कहता है आर्थिक गतिविधियों पर सख्त सरकारी नियंत्रण लागू करने की प्रक्रिया, दोस्तों गलत है। आर्थिक गतिविधियों पर वर्तमान सरकारी विनिमय प्रतिबंध बनाए रखने, ये भी गलत है दोस्तों। आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी विनिमय और प्रतिबंधों में वृद्धि की प्रक्रिया, ये भी गलत है। आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी विनिमय और प्रतिबंधों को कम करने व हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए, ऑप्शन फोर। सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दोस्तों, इसकी घोषणा की थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। और इसमें आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी विनिमय और प्रतिबंधों को कम करने की और या हटाने की प्रक्रिया लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? ठीक है, तो भारत में सामना करना पड़ता है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अस्थिर विनियामक परिवेश का, मतलब इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का। क्वेश्चन नंबर 18। किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है दोस्तों? किसी देश का व्यापार संतुलन होता है, ध्यान रखेंगे आप, आयात और निर्यात के बीच का अंतर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। व्यापार उदारीकरण, ट्रेड लिबरलाइजेशन ने माध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योगों में अपने डैश में सुधार करने में भारत की मदद की। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, तुलनात्मक लाभ, मतलब कंपैरेटिव एडवांटेज। व्यापारिक व्यापार उदारीकरण ने माध्यम से कुछ प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योगों में अपने तुलनात्मक लाभ में सुधार करने की भारत की मदद की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 20। वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कदम सही है, ये आपको बताना है। पहला कहता है इसमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है। अपने आप में दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों से एक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 21। आरबीआई ने जमा राशि जुटाने और अर्थव्यवस्था के दुर्लभ वर्गों को ऋण देने के लिए लीड बैंक स्कीम एलबीएस शुरू की। योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू की गई थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 1969 में। ध्यान रखिए दोस्तों, कब शुरू की गई थी? आरबीआई द्वारा शुरू की गई थी ये योजना 1969 में। ठीक है, जिसका नाम है लीड बैंक योजना। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा विकल्प सकल प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए सही सूत्र है? ठीक है, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट। तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए, सकल राजकोषीय घाटा माइनस निगल ब्याज देनदारियां, मतलब कि इंग्लिश में कहेंगे ग्रोस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लिएबिलिटीज। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। मुद्रा प्रकाशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू बताना कौन से इनमें से। लेखा अकाउंट की एक इकाई के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि यह वस्तुओं, सेवाओं और अन्य लेनदेन के बाजार मूल्य के माप की एक मानक संख्यात्मक इकाई है। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट करेक्ट है, याद करना आपको। दूसरा कहता है आस्थगित आस्थगित भुगतान, डेफर्ड पेमेंट के मानक के रूप में मुद्रा एक
महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं भविष्य के भुगतानों के लिए शायद ही कभी मुद्रा का उपयोग करती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट इलॉजिकल है, अपने आप में इनकरेक्ट है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, केवल एक क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कौन सा कथन इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। आई IIPDF की स्थापना 2017 में हुई थी। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसको लॉन्च किया गया था 2007 में। कब लॉन्च किया गया था, 2007 में, ये गलत है। IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, ये ठीक है। ये योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसमें एक ही गलत है, ऑप्शन सेकंड, मतलब कि केवल वन। क्वेश्चन नंबर 25, डैश एक उद्योग संघ और सब विनियामक संगठन SRO है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दशा दिशा में काम करना है। तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा, इसका नाम है ऑप्शन सेकंड, सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक सूक्ष्म वित्त मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस के जनक कौन है। ठीक है, मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस के जनक माना जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, मोहम्मद यूनुस को। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है। ठीक है, इस बैंक का नाम आपको बताना है, ये बैंक है, ध्यान रखिए दोस्तों, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28, नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने की एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। पायलट परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप RBI नाबार्ड द्वारा 3 मौलिक नवाचारों की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। 3 नवाचारों में से इनमें से एक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले कहते हैं साम पार्श्विक मुक्त ऋण की शुरुआत दोस्तों। ठीक है, ये इसका हिस्सा है। उद्देश्य गतिविधि परियोजना के विवरण के बिना समूह को उधार देने की अनुमति दोस्तों, ये भी इस नवाचार में आएगा। ठीक है, 3 नवाचारों में से एक में ये भी है। थर्ड, बैंकों के ग्राहकों के रूप में अनौपचारिक समूह की स्वीकृति बचत और ऋण लिंकेज दोनों के लिए, ये भी ठीक है। डिफॉल्ट की स्थिति में कार्यवाही से बचाव, ये इसमें शामिल नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी। ठीक है, कौन सा है जो सूक्ष्म वित्त संस्थान है, उसकी स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, ये है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ग्रामीण सहकारी कोऑपरेटिव। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा सूक्ष्म वित्त के पीछे के कारणों में से एक नहीं है। सूक्ष्म वित्त के पीछे के कारणों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है औपचारिक बंधक के अभाव में भी गरीबों के लिए ऋण बढ़ाने के लिए दुनिया भर में उन्नतशील संस्थागत तंत्र विकसित हुए दोस्तों, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखिए। सब्सिडी से अधिक गरीबों को ऋण की आवश्यकता होती है, ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखिए, ये गलत है। बाकी थर्ड, औपचारिक रोजगार की अनुपस्थिति गरीबी को गैर बैंक ग्राहक बनाती है, ये भी ठीक है। ऋण से अधिक गरीबों की सब्सिडी की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है। ठीक है, सूक्ष्म वित्त के पीछे सभी कारण है, लेकिन कारण दो क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 बराबर है M1 प्लस डैश। M2 is one of the measures of the money supply. M2 is the sum of M1 plus dash। तो ध्यान रखिए दोस्तों, M2 is the sum M1 प्लस, इसका आएगा ऑप्शन फर्स्ट, डाकघर में जमा बचत। क्वेश्चन नंबर
32, कृषि उत्पादन के संदर्भ में एमएसपी का तात्पर्य है दोस्तों। एमएसपी ये है, ध्यान रखेंगे किसे बोलते हैं, पता ही होगा, काफी न्यूज में भी था ये। ऑप्शन सेकंड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है दोस्तों ये? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, दिसंबर 1991 में देश के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सार्वजनिक उद्यमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बीआईएफआर के दायरे में लाने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? ठीक है, किस अधिनियम में संशोधन किया गया था ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन फोर, सिख इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट में। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। और ये कब हुआ था दोस्तों, ये भी आपको बताना चाहिए। 1991 में इसको संशोधित किया गया था और 1985 में इसको लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-79 में 10 मिलियन टन हो गया। तो ये हो गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 131.9, 131.9 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में उपज के स्तर पर हरित क्रांति जीआर के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन दोस्तों? भारत में उपज के स्तर पर हरित क्रांति जीआर बोलते हैं इसको, ग्रीन रिवोल्यूशन के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रू बताना है आपको, कौन सा इनमें से। हरित क्रांति के बाद चावल की उपज गेहूं की उपज की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, गेहूं की बढ़ी थी तेजी से, ना कि चावल की। हरित क्रांति तकनीक चावल की फसल की तुलना में गेहूं की फसल में अत्यधिक व्याप्त हो चुकी है थी दोस्तों, ये ठीक है। हरित क्रांति के बाद गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में चावल के अंतर्गत क्षेत्र ने अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि प्राप्त की, ये भी ठीक है। दोनों ठीक है, सेकंड और थर्ड ये है, आएगा ऑप्शन वन में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है? ठीक है, ये कौन सा विकल्प है ये आपको बताना है। तो ये है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्तिगत आय। इंग्लिश में बोलेंगे पर्सनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष परिणामों में से एक नहीं है जो एक अच्छे औद्योगिक क्षेत्र की व्याख्या कर सकता है? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष परिणामों में से एक नहीं है जो एक अच्छे औद्योगिक क्षेत्र की व्याख्या करता है? ये आपको बताना है कौन सा इनमें से एक दोस्तों अच्छे औद्योगिक क्षेत्र की व्याख्या कर सकता है, कौन सा इनमें से प्रत्यक्ष परिणामों में से एक नहीं है। पहला, अपेक्षाकृत स्थित रोजगार का प्रावधान, ये इसमें आएगा। किसानों की आय दोगुनी करना दोस्तों, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक, आधुनिकीकरण को बढ़ावा, ये भी है। बड़े पैमाने पर उपभोग निर्मित वस्तुओं का प्रावधान, ये भी होगा, लेकिन सेकंड क्या है, ये इसमें शामिल नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, 1955 में ग्राम और लघु उद्योगों के लिए गठित सीमित समिति का नाम बताइए। 1955 में ग्राम और लघु उद्योगों के लिए गठित दोस्तों समिति का नाम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, करवे समिति। क्या नाम है? करवे समिति, जिसे ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में भी जाना जाता है। इसको 1955 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। ठीक है, ये है दोस्तों आत्मनिर्भरता का सूचक, उन वस्तुओं का आयात
आयात से बचना, जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है, इसे बोलेंगे आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस अवसर पर वर्ष 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई थी? ठीक है, किस अवसर पर? तो इसको शुरू किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है, कब किया गया था दोस्तों? 15 अगस्त 2020 को, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 41। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम डैश होगा? ठीक है, तो ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 5%। 2016 में दोस्तों इसकी शुरुआत शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। और ध्यान रखेंगे, ये है दोस्तों जो प्रीमियम है, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम है 5%। क्वेश्चन नंबर 42। वित्तीय सेवाओं आ- अर्थात मूल बचत और जमा खातों, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मीटर मिशन राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? तो ये था दोस्तों, इस राष्ट्रीय मिशन का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2014 को। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करती है? कौन सी परिभाषा है वो? पहला कहता है, एक माइक्रो फाइनेंस संस्था कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है जो सरकार द्वारा जारी की गई ऋणों और अग्रिम शेयरों, स्टॉक्स, बांडों, डिबेंचर, प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के कारोबार में लगी हुई है। ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंकिंग सेवा है जो उन बेरोजगारों या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में करेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही बताना है इनमें से, ट्रू कौन सा है? पहला, उड़ान योजना ने 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, 2012 में लागू किया गया था, अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना है दोस्तों, ये गलत है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, ये ठीक है। ए और सी करेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 45। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्र के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश के अनुपात में साझा की जाती है? तो ये रेशियो है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 60-40। रेशियो क्या है? 60-40। क्वेश्चन नंबर 46। भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो गई है? तो ये बेरोजगारी है दोस्तों, राइट आंसर होगा शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है ना, भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो गई है? शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 47। 2008 के वित्तीय संकट के कारण भारत में बेरोजगारी में वृद्धि इसका उदाहरण थी? ठीक है, भारत में बेरोजगारी में वृद्धि इसका उदाहरण थी, तो ये उदाहरण थी, राइट आंसर होगा संरचनात्मक बेरोजगारी का। क्वेश्चन नंबर 48। बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम के मामले में क्या होता है? ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम के मामले में क्या होता है, ये आपको बताना है। पहला, बाजार की मांग बाजारों की आपूर्ति। बाजार की मांग दोस्तों बराबर होगी बाजारों की आपूर्ति, अपने आप में करेक्ट है।
बाजार में कोई अतिरिक्त आपूर्ति नहीं होती है, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध सही है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध रिलेशन है जो सही है, ये आपको बताना है। बाजार मूल्य एनडीपी बराबर है बाजार मूल्य जीडीपी प्लस मूल्य ह्रास दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, डायरेक्ट आपको बताना चाहिए यहाँ पे। देखो, अगर फोर्थ में देखोगे, राष्ट्रीय आय बराबर होता है कारक लागत पर एनडीपी प्लस विदेश से निवल कारक आय। मतलब कि इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल इनकम बराबर है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरेज। क्वेश्चन नंबर 50, विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में कम योगदान देता है? विकास के उच्च स्तर पर दोस्तों अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जो जीडीपी में कम योगदान देता है, ये आपको बताना है। तो ये एक क्षेत्र है दोस्तों, विकास स्तर पर कम योगदान देता है, कृषि क्षेत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 51, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है। तो इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड ऑप्शन थर्ड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। हिंदी में बोलेंगे दोस्तों स्थिरीकरण कार्य। क्वेश्चन नंबर 52, डैश एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मापता है, ध्यान रखेंगे आप, जीडीपी। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर सेकंड, घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में कहेंगे ग्रोस नेशनल इनकम, सॉरी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, जीडीपी जीएनपी के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? जीएनपी के संबंध में आपको विकल्प बताना कौन सा सही है। तो आपको याद करना है इसको, ठीक है, ध्यान रखना है। जीएनपी बराबर होगा दोस्तों जीडीपी प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित विशेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54, एक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन के संदर्भ में यदि एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस का संभावित मान क्या होगा? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी, इफ एमपीसी बराबर है दोस्तों कितना है? 0.6 है। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू एमपीएस। तो आपको रिलेशन याद रखना है ये इकोनॉमिक्स में दोस्तों, एमपीसी प्लस एमपीएस, इसकी वैल्यू 1 है। अब यह एमपीसी की जो वैल्यू है 0.6 है, तो एमपीएस की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये 0.6 उससे जाके माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना? 0.4। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र डैश होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र क्या होता है दोस्तों? कम लोचदार। ध्यान रखना आपको, क्या होता है? कम लोचर लोचदार, मतलब कि लेस इलास्टिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों ये थे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 के बाद से जितने भी क्वेश्चन पूछे थे हमने सारे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पैटर्न है, वो सारा कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये हम करें सीजीएल माह फाइनल सीरीज। ऐसे ही हमने टारगेट है हमारा मैथ्स में 24 डेज 24 चैप्टर, ऐसे ही दोस्तों रीजनिंग में 25 डेज 25 चैप्टर, ऐसे ही इंग्लिश और ऐसे ही जीएस। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। और ये हमारी बुक भी आती है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।